और एक हमें पढ़नी है नई औद्योगिक नीति 1991। 1991 वाली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 48, 56 और 91 ये तीनों तो पढ़ ही लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये तीनों। अब हम बात करते हैं 1990 की औद्योगिक नीति के रिगार्डिंग। 1990 की औद्योगिक नीति क्या थी, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी क्या क्या समीक्षाएं हैं। ये थोड़ी इजी है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है। मेन पॉइंट आपको जो है लर्न करने हैं। ये भी पॉलिसी जो है बेसिकली लघु उद्योगों के ऊपर ही बेसिकली बनाई गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर असमानताओं को दूर किया जा सके, पिछड़े हुए क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ओपन कर सके। इस पॉलिसी के अंदर भी सरकार का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है, पिछड़े हुए क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो उन्हीं के लिए जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब ग्रामीण क्षेत्र, पिछड़े हुए क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग, सब कुछ उसी के ऊपर ही है। जैसे कि सबसे पहले हम इसके फीचर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले फीचर के अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि सरकार ने इस वाली पॉलिसी के अंदर लघु उद्योगों को क्या किया, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया। बेटा ये पॉइंट हम अभी तक सब पॉलिसी के अंदर ही पढ़ते आ रहे हैं। 48 से लेके अब तक हमने जितनी भी पॉलिसी पढ़ी है उनमें लघु उद्योगों को बढ़ावा सभी पॉलिसी के अंदर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है उस टाइम पे भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। ये श्रम गहन तकनीक का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को काम धंधा ज़्यादा मिलता है। तो कैसे भी करके कह रहा है इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन उद्योगों की स्थापना हो सके। और ये जो भी उद्योग जो भी चीज़ें बनाते हैं, ये उद्योगों का माल दूसरे देशों में भी बिके, निर्यात को भी जो है, निर्यात में भी इनका जो है योगदान हो, उसका जो है इस पॉलिसी के अंदर इनकी इम्पोर्टेंस रखी गई कि इनको जो है बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये रोज़गार में वृद्धि करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनको ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए और ये जो भी वस्तु बनाते हैं इनका योगदान अपने देश में तो है ही, अपने देशों के लोग तो इसको खरीदते ही हैं, दूसरे देशों के लोग भी इसको खरीदे, ऐसा कुछ करना चाहिए। हम पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पहले जो इससे पीछे की 2 पॉलिसी थी, इसमें पहले सरकार ने लघु उद्योगों को 3 उसमें क्लासीफाई कर दिया था, फिर उसकी अलग अलग लिमिट बना दी थी, उसमें वस्तुएं जो है इसके लिए आरक्षित करी थी। फिर पीछे वाली पॉलिसी में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि लघु उद्योगों की लिमिट को जो है बढ़ा दिया गया था, इसको बढ़ावा देने के लिए लिमिट को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि लघु उद्योगों को बढ़ावा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे केवल पैसों की बात की गई है जो पीछे वाली पॉलिसी में थी। पहले वाली जो पॉलिसी थी, जो इससे पीछे वाली थी 1980 की, वहाँ पे जो लिमिट थी उस लिमिट को और एक्सटेंड कर दिया गया। तो क्या कह रहा है, ये सब चीज़ें करने के लिए कि लघु उद्योगों जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टैब्लिश हो, लघु उद्योग देश के निर्यात में योगदान दे, ऐसा करने के लिए सरकार ने क्या करा, ऐसा करने के लिए सरकार ने लघु उद्योगों के लिए क्या करा, लघु उद्योगों की लिमिट को और बढ़ा दिया, 35 लाख से 60 लाख कर दिया, सहायक के लिए 45 से 70 लाख कर दिया। और ये निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, इसके लिए जो है लघु उद्योग निर्यात में योगदान कर सके, इसके लिए लघु इकाइयाँ जो कि तीसरे वर्ष तक अपने वार्षिक उत्पादन का 30% जो है वो निर्यात कर सकेंगी। उसके लिए क्या करा कि भाई जब सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में जितना बेचना उतना बेच के दूसरे देशों को बेच पाएंगी। तो दूसरे देशों में ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सके, उसके लिए क्या करा इन्होंने, कह रहा है उसके लिए जो है प्लांट और मशीन में विनियोग को 75 लाख रुपए तक की बढ़ाने की अनुमति दी गई। मतलब, और यहाँ पे सब में देखेंगे बेटा, तीनों पॉइंटों में केवल अमाउंट की बात की गई है। टीनी उद्योग की अगर बात करें तो इसकी लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। बेटा जो पहली हमने पढ़ी थी इससे सेकंड वाली, उसमें लिमिट 1 लाख थी, ठीक है। फिर हमने इससे जो पीछे वाली पढ़ी थी उसमें लिमिट 2 लाख हो गई, और अब ये वाली जो पढ़ रहे हैं इसमें लिमिट 5 लाख हो गई। तो जहाँ हम लघु उद्योगों को बढ़ावा की बात कर रहे हैं, 1980 में इसको 2 लाख किया गया था, जबकि जब सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था तब ये 1 लाख थी। तो जहाँ भी लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया है तीनों पॉइंटों में। अब पहले कितनी हमने इससे पीछे देखा कितनी वस्तुएं पड़ी थी, अब टोटल इसके लिए 836 वस्तुएं क्या कर दी गई, इसके लिए आरक्षित कर दी गई। आरक्षित मतलब क्या हुआ कि अब केवल टोटल 836 वस्तुएं ऐसी हैं जो केवल लघु उद्योगी बना सकते हैं और कोई भी नहीं बना सकता।
तो लघु उद्योगों को आखिर किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, ये इस पैराग्राफ के अंदर बात बताई गई है। तीनों ही टाइप के उद्योगों की सरकार ने सबसे पहली बात तो लिमिट को बढ़ा दिया कि भाई अब इन उद्योगों को लघु उद्योग माना जाएगा, जिसकी लिमिट 60 लाख हो गई, सहायक की 70 हो गई, टीनी की 5 लाख हो गई, और ये ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सकें इसके लिए इनको इक्विपमेंट वगैरह चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। जब नई नई मशीनें होंगी तो ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो उस लिमिट को भी बढ़ाकर इन्होंने 75 लाख रुपए तक की अनुमति जो है सरकार ने दे दी। ये सारे के सारे पॉइंट्स इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि कैसे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीछे इसे हम पढ़ते आ रहे हैं, हर पॉलिसी के अंदर ये वाला पॉइंट तो सबसे पहला ही पॉइंट है कि लघु उद्योगों को बढ़ावा। तो इसमें सरकार क्या कर रही है, इसके अमाउंट की लिमिट को एक्सटेंड करे जा रही है। तो ये वाला पॉइंट तो आप सब में ही लिख सकते हैं। तो 1990 में भी लघु उद्योगों पे बेसिकली फोकस किया गया और फोकस करने के लिए इनकी लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फीचर के रिगार्डिंग। दूसरा जो इसका फीचर है यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। ये उसी का ही सब पॉइंट है। ये जो है ये उसी का ही सब पॉइंट है, पहले वाले का ही। ये पहले वाले के अंदर ही आएंगे सारे के सारे, ठीक है। ए बी सी जो है ये उसी के अंदर ही आएंगे। तो 1990 की जो औद्योगिक नीति थी उसका भी सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या करा, पहले हमने जो पढ़ा था कि लघु उद्योगों को 3 उसमें क्लासीफाई कर दिया गया। तो सरकार ने उन सब की लिमिट को एक्सटेंड कर दिया, जिसकी 35 थी उसकी 60 कर दी, जिसकी 45 थी उसकी 70 कर दी, और मशीनरी वगैरह को बाय करने के लिए 75 लाख तक की अनुमति दे दी, ताकि लघु उद्योग जो है अपने माल की ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कर सके, निर्यात कर सके। तो लघु उद्योगों को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया, उनकी लिमिट को एक्सटेंड करके कि अब आप इसमें मैक्सिमम इतने रुपए तक का जो है निवेश कर सकते हो। सबकी लिमिट को, जितने भी टाइप के लघु उद्योग होते हैं सबकी लिमिट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया, और वस्तुएं भी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा आरक्षित कर दी गई कि 836 टोटल 836 वस्तुएं इनके लिए आरक्षित कर दी गई। आरक्षित करने का मतलब ये होता है कि 836 टाइप के आइटम्स जो हैं वो केवल लघु उद्योग ही बना सकते हैं, यही इनका उत्पादन कर सकते हैं, और कोई भी इनका उत्पादन नहीं कर सकता। केवल इन्हीं को ही राइट है इन वस्तुओं का उत्पादन करने का। इस चीज़ का मतलब होता है उत्पादन के लिए आरक्षित फिक्स कर देना। दूसरा जो उसी का ही सब पॉइंट है लघु उद्योग वाला ही, कि आखिर लघु उद्योगों को कैसे सरकार ने कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो सके और ये अपना निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो ये पहले वाले की सब पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो ए नाम दे सकते हो, ये ए पॉइंट है, ये 1 पॉइंट नहीं है, ये ए है, ठीक है। उसके बाद जो है बी पॉइंट की अगर बात करें तो बी पॉइंट में लिखा हुआ है सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है कह रहा है सेंट्रल विनियोग अनुदान की एक नई स्कीम ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी इकाइयों के लिए जो कम पूंजी लागत से अधिक रोजगार दे सकेंगे, उन पर लागू की जाएगी। मतलब सरकार की तरफ से जो है फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी ऐसे लघु उद्योगों में जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। अगर ऐसा कोई काम है जिसमें पैसा कम लगेगा और लोगों को काम धंधा ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसी उसमें जो है ये वाली स्कीम लागू होगी, ताकि पिछड़े हुए क्षेत्रों में कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। तो एक ये स्कीम सरकार ने जो है यहाँ पे लेके आए। इसके अलावा लघु उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं में प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए तकनीकी का आधुनिकीकरण और उनके विकास के लिए एक प्रोग्राम को लागू किया जाएगा कि लघु उद्योग भी जो है टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन, नई नई मशीनों का, नए नए उपकरणों का यूज़ कर सके। उसके लिए भी सरकार ने इनके लिए क्या किया, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, और इसके लिए लघु उद्योग विकास संगठन SIDO के अंतर्गत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर और टूल रूम्स, इन सबको क्या किया गया, इन सब की स्थापना की गई, ताकि लघु उद्योग जो हैं वो नई नई मशीन, जो नई नई टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर, ये भी इनका यूज़ कर सके और अपने उत्पादन में वृद्धि कर सके, और इनकी जो है निर्यात के अंदर इनका योगदान बढ़े।
इसके अलावा इनको पैसों की दिक्कत है सबसे ज़्यादा, तो पैसों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या करा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बैंक की स्थापना कर दी। जो ये बैंक क्या करते हैं, ये बैंक लघु उद्योगों को फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लोन की अगर इनको ज़रूरत होती है तो ये बैंक पर्टिकुलरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही ओपन होते हैं। ये केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोन देते हैं। इस बैंक में वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को जो है, ग्रामीण उद्योगों को बहुत ही चीप रेट पे क्या किया जाता है, बहुत ही चीप रेट पे जो है लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि ये मशीनरी वगैरह, उपकरण वगैरह, जो भी इनपुट्स इनको ज़रूरत है वो जो है ये बाय कर सके। तो ये सारे पॉइंट ABCD, ये सारे पॉइंट जो है बेटा ये लघु उद्योगों के ऊपर ही है। पहला पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि लिमिट को एक्सटेंड किया गया है। दूसरे पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है सरकार एक ऐसी स्कीम को लेके आई जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ऐसी स्कीम लेके आई जिसमें सरकार खुद सब्सिडी देगी। तीसरे में लिखा हुआ है कि लघु उद्योग नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मॉडर्नाइजेशन का भी यूज़ कर सके, इसके लिए SIDO और TDC इन सबको जो है इस्टेब्लिश किया गया, जो कि लघु उद्योगों को तकनीकी और जो भी मॉडर्नाइजेशन जो भी हो रहा है, नई नई मशीनें जो भी आ रही है उसके रिगार्डिंग इनको ट्रेनिंग वगैरह जो है सब कुछ इनको प्रोवाइड कराएंगे। और पैसों की दिक्कत के लिए सरकार ने क्या करा, बैंक इस्टेब्लिश कर दिए जो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ही चीप रेट पे क्या करते हैं, लोन उपलब्ध कराते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं लघु उद्योगी पे थे कि कैसे सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्योगों के लिए क्या क्या स्टेप जो है वो लिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फीचर के रिगार्डिंग। इसका जो दूसरा फीचर है वो है कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है कि वो इंडस्ट्रीज़, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको बनाती है, उसका उत्पादन करती है। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों में लगे कारीगरों की सहायता हेतु खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन एवं खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, दो चीज़ों की बात की गई है, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन और खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड। कह रहा है इनके क्रियाकलापों को विस्तृत किया जाएगा तथा इनको अधिक संगठित किया जाएगा ताकि ये अपने दायित्वों को अधिक कुशलता से निर्वाह कर सके। केंद्र और राज्य विशेष विपणन संगठनों की स्थापना की जाएगी जिससे कि ग्रामीण कारीगरों द्वारा निर्मित माल को आसानी से बेचा जा सके। उनको कच्चा माल, वित्त, प्रशिक्षण सुविधाएं, सलाह प्रदान की जाएंगी। यहाँ पे बेटा क्या बात की गई है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उन वर्कर्स के द्वारा जितना भी माल बनाया जा रहा है वो माल आसानी से बेचा जा सके। उनको रॉ मटेरियल, फाइनेंशियली, ट्रेनिंग, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत वगैरह जो है वो प्रोवाइड, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत वगैरह ना हो, इनको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से जो है उपलब्ध हो सके। इसके लिए जो है ये दोनों कमीशन और बोर्ड खासकर इन चीज़ों पे जो है ध्यान देंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी एफिशिएंसी, इन दोनों को जो है बढ़ाया जाएगा ताकि जितनी भी रूरल एरिया के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको जो है इन पे फोकस किया गया 1990 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत। इसके अलावा कृषि प्रसंस्करण उद्योग। कृषि प्रसंस्करण उद्योग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको प्रसंस्करण का मतलब समझना है कि प्रसंस्करण क्या होता है। प्रसंस्करण का मतलब होता है, देखो जब भी कोई फसल कटती है तो भाई पहला जैसे कि लाइक भूसे को दाने से अलग करना क्या कहलाता है? प्रसंस्करण कहलाता है, भूसे को दाने से अलग करना। तो ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में उन क्षेत्रों में अधिक सफलता मिली जहां प्रसंस्करण उद्योग और कृषक इन दोनों के बीच अच्छा समन्वय है। समन्वय का मतलब अच्छा तालमेल है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो सरकार ने देखा कि ऐसे उद्योगों में जहाँ पे अच्छे तालमेल है कृषक के बीच में और प्रसंस्करण उद्योग के बीच में, वहाँ काम बहुत ही सफलता के साथ और बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हीं सब चीज़ों को बाकी के उद्योगों पर भी हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, ताकि जब अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकेगा, तो ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और अच्छा काम जो है हो सकेगा।
उद्योगों में उत्पादक और प्रसंस्कर्ता के बीच क्या करना चाहिए, समन्वय स्थापित करना चाहिए, तालमेल स्थापित करना चाहिए। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये बेसिकली एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है, रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करती है। तो सरकार ने लघु उद्योगों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो एग्रो बेस इंडस्ट्री है उनके ऊपर भी जो है ध्यान दिया। तीसरा जो है ये है औद्योगिक अनुदानों के लिए कार्यविधि, प्रोसीजर फॉर इंडस्ट्रियल अप्रूवल। पहले जो है बेटा बहुत सारी, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रोसीजर फॉर इंडस्ट्रियल अप्रूवल। हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस, कई सारी बाउंडेशंस सरकार ने जो है यहाँ पे लगा रखी थी। लेकिन अब सरकार ने इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया कि यार इनके ऊपर कई ज़्यादा बाउंडेशन है, इसको जो मुझे जो है थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो सरकार ने इस चीज़ के लिए क्या किया, भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके, इस उद्देश्य के लिए उन्होंने विभिन्न सरकारी नियंत्रणों से उनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। जो भी रूल एंड रेगुलेशन, जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सरकार ने लगा रखी थी सारी नहीं हटाई, कुछ कुछ जो अननेसेसरी थी उन सबको हटा दिया। सरकार बड़े उद्योगों पे साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए उन पे नियंत्रण रखेगी। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, जो बड़े लेवल के उद्योग है, उन पे तो कंट्रोल रहेगा, लेकिन मध्यम आकार की जितनी भी इकाइयाँ हैं उसके संबंध में जो निर्णय है वो उद्योगपतियों पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब जो मीडियम लेवल की जो इंडस्ट्री है उनका डिसीज़न उद्योगपति खुद ले सकते हैं, लेकिन जो थोड़ी बड़े लेवल की हो वो सरकार के ही कंट्रोल में रहेगी। अब ये सब चीज़ें करने के लिए मतलब कंट्रोल जो है वो बड़े पैमाने पर से तो नहीं हटाए, बड़े पैमाने पर भी है, उससे नीचे जितने भी है उन पे सब पे से सरकार ने नियंत्रण हटा दिया ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सके। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या डिसीजन लिए गए कि अब जो है ये खुद कर सकते हैं। बड़े पैमाने और मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए बेसिकली क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस इनसे हटाई। पहले इनके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई वो सभी नई इकाइयाँ जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, मतलब ऐसी सभी इकाइयाँ जिसमें स्थायी संपत्तियों में विनियोग 25 करोड़ से अधिक नहीं है, मतलब कि उसमें मशीन वगैरह जो है 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगी, और जो पिछड़े इलाकों में नहीं है उनको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने की अब ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जो है इनसे रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना अब जो है मुक्त कर दिया कि जाओ आप जो है बिना लाइसेंस बिना रजिस्ट्रेशन के अब क्या कर सकते हो, अब जो है आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर सकते हो। और केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े हुए इलाकों के लिए विनियोग की सीमा जो है उसको भी बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया गया। सबसे पहली बात तो किन उद्योगों के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हटाया है, जो नहीं है, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए तक के स्थायी संपत्तियों का मतलब होता है मशीन वगैरह, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। उसके लिए जो है क्या कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस हटा दिया गया, लेकिन कंडीशन ये है कि ये बैकवर्ड एरिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है, पहले क्या था बेटा, पहले जो है आयात करने के लिए भी हमें दूसरे देशों से आयात करने के लिए भी सरकार से रिस्ट्रिक्शन थी। सरकार ने वो लगा रखा था कि आप मेरे अप्रूवल के बिना दूसरे देशों से ना तो कच्चा माल ना कोई मशीन कुछ आयात नहीं कर सकते, ठीक है। तो सरकार ने इसकी थोड़ी बहुत अनुमति दी कि ठीक है, अब आपको अगर कोई भी मशीन वगैरह की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है आपका टोटल जितना भी लाभ है उसके कुल मूल्य का 30% जितना भी निकल के आए उस मूल्य के बराबर आप दूसरे देशों से मशीन आयात कर सकते हो। इसी तरीके से कच्चे माल के अंदर भी बोला गया कि जो भी आपकी वार्षिक उत्पादन है ओवरऑल टोटल उसका 30% जो भी आएगा उतना रॉ मटेरियल आप जो है क्या कर सकते हो, उतना रॉ मटेरियल आप दूसरे देशों से बाय कर सकते हो। तो ये जो सारे डिसीज़न हैं ये बेसिकली किसके लिए लिए गए हैं, ये जो सारे के सारे डिसीज़न हैं ये बड़े पैमाने के उद्योग और मीडियम लेवल के जो उद्योग हैं उनके लिए लिए गए हैं। पहले जो प्रोसीजर था वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था, सरकार ने बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी रूल एंड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, लेकिन अब सरकार ने इस चीज़ को थोड़ा ठीक किया, जिसमें सबसे पहली बात तो सरकार ने ये बोला
कि बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उस पर तो मैं ही कंट्रोल रखूँगी, लेकिन छोटे थोड़े जो मीडियम लेवल के उद्योग हैं वो आप ही डिसीज़न ले सकते हो, मैं उस पर नहीं रखूँगी। और ये सब करने के लिए सरकार ने 3 डिसीज़न लिए। पहला, रजिस्ट्रेशन हटा दिया, कौन से उद्योगों के लिए हटाए उनकी लिमिट लिखी हुई है। दूसरा, पहले हम पूंजीगत माल का मतलब होता है बेटा मशीन वगैरह, पहले हम दूसरे देशों से मशीन वगैरह आयात वगैरह नहीं कर सकते थे क्योंकि आयात पे रिस्ट्रिक्शंस था। रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, अभी भी आयात केवल कितना कर सकते हैं, कह रहा है आपका टोटल जितना भी लाभ हो रहा है उसका केवल 30%, केवल इतना ही जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट के बराबर आप आयात कर सकते हो। और रॉ मटेरियल भी कितना, टोटल साल में जितना भी उत्पादन हुआ उसके मूल्य का 30% जो भी आएगा केवल उतना ही आयात कर सकते हो, उससे ज़्यादा आयात जो है नहीं कर सकते हो। तो ये सरकार ने थोड़ी बहुत अनुमति दे दी, चलो ठीक है, आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हो रॉ मटेरियल वगैरह, कैपिटल गुड्स वगैरह, तो आप जो है इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा सरकार ने जो है लिखा हुआ है लोकेशन पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल क्लियरनेस। फिर सरकार ने इस पॉलिसी के अंदर एनवायरनमेंट की तरफ, पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दिया कि यार ऐसी इंडस्ट्रियाँ जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती है उनकी तरफ जो है सरकार ने यहाँ पे एक्शन लिया। जैसे कि उद्योगों की स्थापना के लिए ऐसे राजधानी शहरों में जिसकी आबादी 40 लाख से अधिक होगी उसको छोड़कर स्थायीकरण की नीति जो है वो लागू नहीं होगी। ऐसे क्षेत्रों में भी इन क्षेत्रों के 20 किलोमीटर तक उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब जहाँ पे बेटा जैसे कि मेट्रो, जहाँ पे मेट्रो है चलती, जैसे कि लाइक दिल्ली, कोलकाता वगैरह, ये सब जहाँ मेट्रो अवेलेबल है, ठीक है, और पॉपुलेशन भी कितनी 40 लाख से अधिक होगी, ठीक है। अगर अधिक है तो वहाँ तो नहीं, अगर उससे कम है तो वहाँ पे इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ ये पॉलिसी लागू होगी उसके 20 किलोमीटर के दायरे तक भी वहाँ पे इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकता बंदा, सिवाय उन उद्योगों को छोड़कर जिससे पर्यावरण दूषित नहीं होता है। ये पॉलिसी किनके लिए है? ये पॉलिसी उनके लिए है जो इंडस्ट्रीज़ एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड नहीं कर रही है तो ऐसी इंडस्ट्रियाँ ओपन हो सकती है, उनकी कोई दिक्कत वाली, मतलब जिनका पॉल्यूशन का कोई काम नहीं है, जैसे जिनका काम कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग मशीन वगैरह ये सब काम है, तो भाई इनसे थोड़ी ना पॉल्यूशन होना। पॉल्यूशन किन से होता है? पॉल्यूशन तो ऐसी इंडस्ट्रीज से होता है जो किसी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर रही है, ऐसी मशीनों का यूज़ कर रही है जिसके अंदर जो इनपुट्स है वो कोयला, पेट्रोल, इन सब से जो है वो मशीनें चलती हैं, जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख से कम है, ऐसी लोकेशनों पे क्या हो जाएगा, लोकेशन पॉलिसी और एनवायरमेंटल क्लियरनेस पॉलिसी लागू हो जाएगी। जहाँ पे भी ये पॉलिसी लागू हो जाएगी वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ ओपन नहीं हो सकती जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रही है। केवल वही इंडस्ट्री ओपन हो सकती है जो इसका काम बिल्कुल ऐसा है जिससे एनवायरनमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब। तो इस पॉलिसी के अंदर सरकार ने एनवायरनमेंट की तरफ, पर्यावरण की तरफ भी जो है ध्यान दिया है। और लास्ट इसके अंदर लिखा हुआ है निर्यात उद्योग, मतलब ऐसे उद्योग जो अपने माल का बेसिकली क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो निर्यात उद्योगों के लिए क्या किया गया, निर्यात उद्योगों के लिए इसमें भी विनियोग की राशि को जो है 75 करोड़ कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है निर्यात इकाइयाँ तथा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को भी जिनमें विनियोग 75 करोड़ से अधिक नहीं है, अब लाइसेंस लेने की अब इनको भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है, सरकार धीरे धीरे जो है, पहले तो कई सारे रूल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लेकिन अब फिर धीरे धीरे जब सरकार को रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने तो इन पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रूल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, अब मुझे यहाँ से इनमें से हटा देना चाहिए। तो फिर सरकार ने कई सारे उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिया, कई सारे उद्योगों को आयात की भी स्वतंत्रता दे दी कि आप जो है आयात कर सकते हो, लेकिन इनमें इन इकाइयों को शामिल नहीं किया जाएगा जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों का उत्पादन करती है। ये वाला रूल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए अगर वो प्रोडक्शन करती है। बाकी 2 एक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, एक है MRTP एक्ट और एक है फेरा। MRTP एक्ट जो है वो बेटा बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए होता है, जिसमें बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए रूल एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं। और फेरा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। जब हम दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करते हैं
तो पहले ये दोनों एक्ट जो है बने हुए थे, इन्हीं एक्ट के अंदर हमको जो है सारा का सारा काम करना पड़ता था, लेकिन इन दोनों एक्ट के अकॉर्डिंगली भी सरकार से अनुमति लेनी तो पड़ेगी, बिना सरकार की अनुमति के हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इस पॉलिसी के अंदर बेसिकली क्या किया गया है, सरकार ने जो 1990 की पॉलिसी है, इसमें सरकार ने पहले तो लघु उद्योगों के लिए कई सारे स्टेप लिए, सबकी लिमिट को जो है सरकार ने एक्सटेंड कर दिया, सबसे पहली बात तो। दूसरा, सरकार लघु उद्योगों के लिए ही चलो ठीक है, लिमिट को तो एक्सटेंड कर दिया, कई तरीके के स्कीम, कई तरीके के प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किए, जैसे कि पहला है सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ऐसे सभी लघु उद्योग जो कम पैसों में रोजगार देंगे ये ओपन कर दिया। टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन का यूज़ कर सके उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर दी, और पैसों की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए बैंक इस्टेब्लिश कर दिया। कैसे भी करके लघु उद्योगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए, कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ पे भी ध्यान दिया गया। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी वर्कर हैं वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका माल आसानी से बेचा जा सके, इनपुट्स की कोई भी दिक्कत ना हो, उसकी तरफ ध्यान दिया गया। और अच्छे कोऑर्डिनेशन बन के रहे प्रसंस्करण उद्योग और कृषक के बीच में, इस तरफ भी ध्यान दिया गया, क्योंकि जब सब मिलजुल के काम करते हैं तो ही अच्छे से अच्छा काम होगा। तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री ओपन करने के लिए जो अप्रूवल मिलता था, सरकार ने उस चीज़ को रिलैक्सेशन दी, उसके अंदर कई सारे उद्योगों से लाइसेंस को हटा दिया गया, रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया गया, और आयात की भी स्वतंत्रता थोड़ी बहुत दे दी गई, लेकिन पहले आयात की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन कुल अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, केवल 30% ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और 2-3 उद्योगों से लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे केवल उन्हीं के लिए लाइसेंस नहीं है, बाकी सबके लिए लाइसेंस है। और बाकी सरकार ने इस पॉलिसी के अंदर निर्यात उद्योगों के लिए भी लाइसेंस हटा दिया और यहाँ से भी लाइसेंस हटा दिया। और सरकार ने इस पॉलिसी के अंदर पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दिया कि वो सभी उद्योग जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, अगर ऐसी लोकेशन है राजधानी शहर है और पॉपुलेशन भी 40 लाख से कम है, तो भाई ऐसी सिटी पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ ओपन नहीं हो सकती, वहाँ पे केवल वही इंडस्ट्रीज़ ओपन हो सकती है जिनका काम इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करना नहीं है। ये है आपकी 1990 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब आती है इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें पढ़नी है,